ट्रेलर रिलीज हुई 20th अप्रैल और फिल्म रिलीज था 5th मई। एक छुपे हुए दुनिया के बारे में पता चला जो मुझे रोंगटे खड़े कर दी। सबसे भयानक था जो लड़की के साथ 5 दिन में करीबन 60 लोगों ने रेप किया है, वो लड़की को कैमरा के सामने ला के बात कर। आप लोग मास मीडिया की स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा यही कहना है कि मेरा नाम है अवनी और मैं थोड़ी सी एक्टर हूँ, लेकिन हर डायरेक्टर के सामने आके हर इंसान एक्टर बन जाता है कि हमें अपनी कहानी, हमारी अपनी स्टोरी में ले लीजिए। लेकिन विद वन ऑफ द स्टोरीज जिसने पूरे देश को हिला दिया, पूरी जेन ज़ीज़ कौम को हिला दिया, देख के कि इतनी डेप्थफुल कहानी भी हो सकती है। वी हैव सुदीप्ता सेन विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बोलिए सर, आपकी कहानी में केतला स्टोरी ने सबकी स्टोरीज जो हैं एक जगह पर लाके इकट्ठी कर दी, लेकिन आई वांट टू आस्क यू कि उसकी कहानी आपसे कैसे शुरू हुई थी? 2009 में मैं एक मलयालम फिल्म बनाया था जिसका नाम था अंतिपुनोविट्टम। इट्स अ कमर्शियल मलयालम फिल्म विद अ जर्मन प्रोडक्शन। सो तब से मेरा केरला में जाना आना हो रहा था। तो 2014 में मैं त्रिवेंद्रम में था, तो एक इंसिडेंट्स मेरे सामने आए कि एक लड़की 19 साल की एक लड़की जस्ट कॉलेज छोड़ी है। और छोटे शहर या इस तरह की स्टेटों में जेनजी बहुत बाद में होता है, देर बहुत नए होता है। तो एनीवे वो लड़की की एक मुस्लिम लड़कियों के साथ मोहब्बत होता है और घर की लोगों की अनजाने में ही उसकी वो दोनों शादी कर लेता है और उससे पहले वो कन्वर्टेड भी हो जाता है। यह तक ठीक था। तो शादी करने के बाद जो अपने घर गई तो जाके वो ताज्जुब हो जाता है, देखा कि उसकी पासपोर्ट बन चुका है और पासपोर्ट में सीरिया का वीज़ा लगा हुआ है। वो उसको नर्वस कर देता है और वो समहाउ बाय द इवनिंग वहाँ से वो भाग जाती है, अपने घर में आके सब बता देती है। जब ये इंसिडेंट्स हुआ तो उसकी फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सो इन सम टाइम police came up and all these things happened and that girl got into a huge trauma। तो ना वो घर वाले और फैमिली ने उसको सलाह दिया, घर में पुलिस आ रहे थे, जर्नलिस्ट आ रहे थे, तो वो लड़की को डिसाइड किया कि उसको जो गांव है उसको भेज देंगे, क्योंकि त्रिवेंद्रम शहर में रहेगा तो उसके ऊपर फोकस उसके ऊपर रहेगा। सो शाम की एक ट्रेन से वो लड़की उसके माँ बाप के साथ अपने गांव कसरगोड केरल की नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कर्नाटका शुरू होता है, मैंगलोर शुरू होता है। कसरगोड में वो अपने भोर सुबह ट्रेन पहुंचती है। उसके बाद ट्रेन से उतर के ये लोग एक ऑटो लेके जब गांव पहुंचती है, देखती है पिछले रात उसकी गांव को पूरे जला दिया गया। उसकी घर तब भी आग जल रहा था। तो ये इंसिडेंट्स मुझे बहुत हॉन्ट करता है कि ये नॉर्मल इंसिडेंट्स तो है नहीं। एक लड़की और एक लड़के में मोहब्बत होगा, ये लोग शादी करेंगे, इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। और हमारी देश की जो परंपरा है, हजारों सालों से हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, ऐसे शादियां होती रहती है। मेरी फैमिली में भी हुई है। अजीब चीज दो था, एक है अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो धर्म बदलने वाली जो चक्कर था वो मुझे हमेशा अजीब सा लगता था। दूसरा उसकी पासपोर्ट बन जाना और वीसा बन जाना सीरिया की, उसकी अनजाने में। एक पासपोर्ट, एक आपकी पासपोर्ट आपके अनजाने में नहीं बन सकता। तब मुझे लगा कि ये कोई एक लार्जर साजिश है। तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने लगा और वो गैदर करते करते मुझे ऐसे एक छुपे हुए दुनिया के बारे में पता चला जो मुझे रोंगटे खड़े कर दी। मैं कोची से 50-60 किलोमीटर दूर, मैं जगह का नाम याद नहीं है, वहाँ पे मैं 11 लड़की से मिली, एक फ्लैट में थी। उस फ्लैट की बिजली काट दिया गया था, पानी का लाइन काट दिया गया था। 3 दिन से वो लोग खाना नहीं खाए थे। और ऐसा नहीं है कि सब गरीब लड़की थी। एक थी MBA, एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करती थी, एक कॉलेज टीचर थी, एक स्कूल टीचर थी। आप समझिए उनकी स्टेटस क्या था। लेकिन ये लोग बाद में पता, इसकी कहानी ये है कि ये सब इस तरह का ही रिलेशनशिप की चक्कर में जाके कन्वर्टेड हो गया था। और जब उनको पता चला कि उनकी पीछे एक साजिश रचा गया, वो लोग रिकन्वर्ट हुई
और उसके बाद ना वो लोग घर जा सकते थे, अपने नौकरी में वापस नहीं जा सकते थे, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते थे, क्या करते? एक ऐसे दुनिया के बारे में मुझे पता चला। फिर मैं कुछ लोगों से मिला जो लोग बहुत दिन से बातें तो कर रहे थे लेकिन कोई प्रूफ नहीं था उनके सामने। सो वो सब मैं इकट्ठा करने लगा। करते 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 मुझे बाद में पता चला कि हमारी देश की विडंबना ये है कि हर चीज़ों में लोग पॉलिटिक्स ढूंढ लेते हैं, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है। आपने नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज है, कैलीफट नाम है उसका, किसी ने देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। कैलीफट का कहानी भी हो, एक स्वीडिश दो लड़की दो बहन कन्वर्टेड हो जाते हैं, उनकी ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट करके सीरिया ले जाते हैं। एक लड़की बच जाती है, एक लड़की वहां पे मर जाती है। तो मेरी केरला स्टोरी की आसपास की स्टोरी है वो कैलीफट लेके दुनिया भर, कैलीफट वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड ड्यूरिंग कोविड, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टीवी सीरीज है। टॉप 10 में शायद आएगा। कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, कोई किसी ने उसके ऊपर प्रोपेगेंडा का टैग नहीं लगाया। लेकिन हमारी देश की विडंबना ये है कि आप बोलेंगे गरीब को रोटी दो तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे कि नहीं नहीं रोटी मत देना, क्योंकि वो देना चाहता है। उस पे भी हम पॉलिटिक्स ढूंढते रहते हैं। तो दिस इज द रीजन कि ये कंट्रोवर्शियल टैग लग गया मेरे ऊपर। लेकिन मुझे कंट्रोवर्सी करना नहीं था, क्योंकि मेरी फिल्म अगर आप लोगों ने देखा है, फिल्म की जो 3 कैरेक्टर फिल्म में हैं, जिनमें से एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान जेल में है, एक लड़की सुसाइड कर चुकी है, एक लड़की छुपी हुई है पिछले 6 साल से। इन तीनों की जो लड़की अफगानिस्तान पे है उसकी माँ को हमने बात की है, जो लड़की सुसाइड की है उसकी माँ बाप को हमने देखे होंगे, फिल्म की एंड में है। सबसे भयानक था जो लड़की के साथ 5 दिन में करीबन 60 लोगों ने रेप किया है, वो लड़की को कैमरा के सामने लाके बात करना। तो मुझे मालूम नहीं क्या कंट्रोवर्सी है या मुझे क्या प्रूफ करना है। I stand by every word spoken in the film. I stand by every visual shown in the film. And most importantly, Supreme Court, Honorable Supreme Court gave us a green signal, and that is the reason film got released. तो आप लोग मास मीडिया की स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा यही कहना है कि सच्चाई की इतना ताकत है ना, इतनी ताकत है सच्चाई का, जो बोलना डिफिकल्ट है, जो परसीव करना डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार अगर आप सच्चाई की साथ ले लिए ना, दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आप बन जाते हैं। आपने ये रवीश कुमार का फोटो लगा के रखे, एक आदमी, वो सही है गलत है मैं इस टॉपिक में जाऊंगा नहीं, कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन अकेली वन मैन आर्मी की तरह ये लड़ रहा है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। वो सही गलत की बात नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है ट्रूथ इज सो पावरफुल दैट आपको और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आता है, आपको ना झूठ की सहारा लेना पड़ता है। इवन केरला स्टोरी के बाद मैंने बस्तर बनाया, एंड अगेन आई वर्कड ऑन द सिमिलर सब्जेक्ट कि लोगों को, आप देहरादून में बैठे हैं, मैं मुंबई में बैठा हूं, हमें पता नहीं था कि इतना खतरनाक एक सिलसिला, एक खतरनाक एक राजनीति चल रहा है उधर। तो यही रहा बहुत बहुत नटशेल में मेरी केरला स्टोरी की बैकग्राउंड। सर आपके गट्स को सलाम पहले। हाँ, मेरा वो हुआ था, फिल्म रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी ने और कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे थ्रेट दिया था, बड़ी ड्रामेटिक थ्रेट था कि कोई अगर मेरा एक हाथ काट लेगा तो 15 लाख, मेरा दोनों हाथ काट लेगा तो 40 लाख, एक आंख निकालेगा तो 20 लाख, और मुझे काट के अगर टांग दिया गया तो 1 करोड़। तो ये भी बड़े मजेदार एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ की। सर आप इतने हंसी में बता रहे हो, दैट शो दैट यू नहीं, बात क्या है कि पहले एक दिन, अब मतलब मेरी जो लीड एक्ट्रेस थी आदा, आदा और मुझे सबसे ज्यादा ट्रोल, सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा धमकी मिला। आदा अकेली रहती है, उसकी माँ थोड़े दूर एक फ्लैट घर में रहती है, तो आदा के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो दिया था, सिक्योरिटी दिया था,
लेकिन 2 दिन बाद मैंने रियलाइज किया कि इतने लाखों की तादाद में लोग फिल्म देख रहा है, इतनी प्यार मिल रहा है, 2 4 10 लोग अगर मुझे गाली दे, थ्रेट करे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मजेदार बात था, फिल्म लास्ट शो में ना हम लोग, मेरा टीम, मैं, मेरी एक्टर्स एक्ट्रेसेस, मेरी टेक्नीशियन, हम लोग थोड़ा सा छुप के चले जाते थे लोगों के रिएक्शन देखने के लिए। लोग चिल्लाते थे, रोते थे। मतलब मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बोलूं, मैं एक रो में बैठा था, मेरे सामने मेरा असिस्टेंट कैमरामैन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों आके बैठे थे। दोनों जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ में फंसा के बैठते हैं ना, ऐसे बैठे। और उसके बगल में कुछ अनजान 2 3 लड़कियां बैठी थी, ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। बाय द टाइम 20-25 मिनट्स ये दोनों अपने हाथ अलग कर चुके थे, और ये जो दोनों अनजान लोग थे, एक दूसरे की लड़कियां ने दूसरे के हाथ, दोनों सब रोए जा रहे थे और एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे। मतलब आई कांट एक्सप्रेस दैट व्हाट आई गॉन थ्रू, द वे दे वर रिएक्टिंग टू द फिल्म। सो these are very very interesting experiences I gone सर, ये through. कमाया है आपने। लाइक द फिल्म गॉट ब्लॉकबस्टर ऑफ कोर्स। जितना भी वो चली, कंट्रोवर्शियल का टैग लगने के बावजूद इट वेंट, जिसको वो जाना चाहिए था। मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, जलपाईगुड़ी। आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। तो वहाँ से जर्नी शुरू करके मैं बॉम्बे तक पहुँचा। मेरी पहला फिल्म था, कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्टेड हुई थी, दुनिया घूमे। तो मुझे, आप मेरी फिल्म को अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। प्रेस अच्छा बोलेंगे तो 30 सेकंड्स अच्छा लगेगा, और बुरे बोलेंगे तो 1 दिन बुरा लगेगा। बुरा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है। लेकिन सो अच्छे बुरे ये पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन, माई वर्क। आप लोगों ने भी कोई आर्टिकल लिखेंगे तो 10 लोग आपको तारीफ करेगा, तो 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन, चौथे दिन आपको वो चैलेंज महसूस होगा, मुझे उससे ज्यादा और अच्छा लिखना है। Similarly, in our case also, at a point of time, we feel responsible, we feel empowered to do better work. लेकिन जब इतनी एक नेशनल क्रेज बन जाता है ना, वो अच्छे बुरे की से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा फील होता है। मैं आपको बताऊं, मेरा टीजर रिलीज हुई थी 2022 20 दिसंबर को। काफी हंगामा हुई थी, लेकिन वो 1-2 महीने के बाद वो थोड़ा सा डाई डाउन हो गया था। ट्रेलर रिलीज हुई 20 अप्रैल और फिल्म रिलीज था 5 मई, मतलब बीच में 15 दिन का गैप था। वो ट्रेलर रिलीज होने के बाद पूरे देश में ये एक फिनोमेना बन गए। हमने पब्लिसिटी के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं की, सब न्यूज़पेपर वाले ने और सब ने हमारी पब्लिसिटी कर दी। तो उस समय पे करीबन 23 केसेस हुई हमारी खिलाफ, कि सिर्फ केरला से 11 केस, कोलकाता में 4, चेन्नई से 3-4, मतलब पूरे देश से टोटल 23 कोर्ट केसेस हुई हमारे खिलाफ फिल्म को बैन करने के लिए। तो केसेस इतने अलग अलग केस में दौड़ना भागना बहुत मुश्किल था। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की 1 तारीख को, 30 अप्रैल को, कि सारे केसेस को कंपाउंड किया जाए, ताकि हम एक जगह पे हमारी पॉइंट्स रखें। इट वाज अ 3 जजेस बेंच। वो देखने लायक था। वो आप लोगों के लिए, मास कॉम की स्टूडेंटों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वो था, केस स्टडी था। हमारे खिलाफ इंडिया की जितने टॉप लॉयर्स थे, इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, करीबन 11 टॉप लॉयर चाह रहे थे कि हमारी फिल्म बैन हो जाए। और हमारी लॉयर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो लंदन में बैठे थे, तो वो टीवी में थे, और मैं और मेरी प्रोड्यूसर बॉम्बे में मोबाइल फोन में थे। तो सिचुएशन ऐसा था कि इतनी मतलब धार डिस्कशन चल रहा था, ये चल रहा था। तो फाइनली वी वोन उन्होंने। सो 4 तारीख 4th May 2023 वी गॉट अ क्लीन चिट। सारे पिटीशन को खारिज कर दिए और 5 तारीख रिलीज होना था।
तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, तो हमने डिसाइड किया था कि हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोगों को अगर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है मालूम नहीं है, तो मैं एक लाइन में बता दूं। आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जैसे पीवीआर, आइनॉक्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो बॉम्बे में बैठ के प्रोड्यूसर उनके साथ डील करते हैं, सबके हाथ में सिनेमा हॉल्स होता है। वो लोग आजकल फिजिकल कॉपी नहीं जाते हैं, आजकल ये सैटेलाइट से डाउनलोड करते हैं और एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड डाल देते हैं तो वो सिनेमा हॉल में प्रोजेक्शन होते हैं। ओके, नाइस, ठीक है। नाउ तो ये इसलिए बड़े बड़े जो नेटवर्क आ गए हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर्स की, वो नेटवर्क बहुत एक्टिवेटेड हो गया। तो हमने क्या किया, हमें जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले, हमने कांटेक्ट किए सारे जो पुराने जमाने में जो प्रिंट वाले वो थे, तो वो लोगों के थ्रू हॉल लेके, मतलब थोड़ा मेहनत था लेकिन हमने वो किए। और इसकी वजह से मेरी प्रोड्यूसर ने बहुत एक्स्ट्रा पैसा कमाया, क्योंकि बीच में पीवीआर जैसे कंपनी पैसे लेके नहीं गए। तो जो कंपनी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे, से बहुत सारे, जब मैं उस समय पे हम लोग जाते थे तो क्राउड बहुत ज्यादा होता था, एयरपोर्ट भर जाते थे, सिक्योरिटी बुलाना पड़ता था। तो इंदौर में एक एयरपोर्ट में मैं पहुंचा, बाहर आया तो एक अचानक ऐसे ही इमोशन बहुत हाई था। अचानक एक मैंने रियलाइज किया कि कोई एक काफी एल्डरली एक आदमी मेरे पैर में गिर गए। तो मैंने उसको, बहुत अनकंफर्टेबल था, सो आई लिफ्टेड हिम एंड ही वाज सॉबिंग लाइक एनीथिंग एंड ही वाज टेलिंग मी कि मेरी फिल्म की वजह से उसकी घर बच गए, उसकी बेटी की शादी हो गई। मतलब सिचुएशन ऐसा था कि उनकी इतना क्योंकि उनका रेगुलर बिजनेस बंद हो गया था। तो हमने जो ट्रेडिशनल प्रोसेस में उनको लेके आए। सो इंदौर जो सर्कल है, पूरे सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। सो ऐसे मिक्स्ड फीलिंग इतने ज्यादा था, अलग अलग कॉर्नर से। एक लड़की थी केरल से, 18-19 साल की होगी। जिस दिन मेरा फिल्म की ट्रेलर रिलीज हुई, उस दिन से वो मुझे बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज, अभी भी है मेरा सोशल मीडिया में, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में आप लोग चेक कर सकते हैं, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज पे मुझसे बात कर रहे थे, गालियां दे रहे थे कि आप हमारी केरला को आप बदनाम करें। एंड शी इज ए मुस्लिम गर्ल। एंड फिर रिलीज के बाद 2 दिन बाद शी रोट, मतलब which was the most, she started with such a word which astounded था कि भैया, एक केरलाइट लड़की लिखते, भैया, I watched the film, I'm really sorry that I wrote all these abusive words, because watching the film I realized you have done a service to the nation. So इतने सारे इमोशन था ना कि 2-4 गालियां एक्सेप्टेड है। उनका मायना खत्म हो गया। वाह, अमेजिंग सर, ओह माय गॉड, आपने एकदम वापस से उस दुनिया में हमें ले गए हैं। मतलब it was a great experience, for life experience for me as It well. was indeed very important for this festival, I guess, Dehradun International Film Festival 10th edition. यहाँ पर भी आपकी फिल्म स्क्रीन हो रही है, बस्तर, राइट? एंड अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिल्म फेस्टिवल्स और एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म में क्या फ़र्क है, और आप इन दोनों में से किसको मेरा ना इसकी जो जवाब है, ये जवाब थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके। टेढ़ा इसलिए है, एक तो मेरे नज़र में सिनेमा 2 किस्म का होता है, एक अच्छी फिल्म, एक बुरी फिल्म। ओके। सारे फिल्म कमर्शियल होते हैं, ठीक है। खराब से खराब, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, क्योंकि किसी की मेहनत की पैसा लगता है उसमें। अगर मेहनत की पैसे से फिल्म बना है, उनको वो पैसा वापस चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो या तो वो आपको पकड़ के मारेंगे या तो उनकी धंधा खत्म हो जाएगा। हाँ जी, राइट? जी। तो कॉमर्स तो सब कुछ के साथ जुड़े हुए है, बिजनेस है, सो कमर्शियल है। ठीक है। सो सारे फिल्म कमर्शियल फिल्म है। कोई अगर बोले मैं ना कमर्शियल फिल्म पसंद नहीं करता, मैं तो फेस्टिवल के लिए बना, क्या वो अपने प्रॉपर्टी बेच के फिल्म बनाए? डेफिनेटली नॉट। समबडी एल्सेस मनी बीन इन्वेस्टेड। सो एक तो ये करेक्शन, तेरा आंसर है कि हर फिल्म कमर्शियल है। वो फेस्टिवल में जाके 1000-2000 लोगों के सामने तालियां बटोर के आ जाते हैं, या कोई फिल्म जैसे मेरी केरला स्टोरी 400 करोड़ कमा लेता है। हाँ। दोनों सक्सेस के बीच में जो दुनिया है ना, वो दुनिया पूरे वर्ल्ड की सिनेरियो है। आप स्लमडॉग मिलियनियर जो फिल्म था, आज उसको 8 ऑस्कर मिला, मतलब कितना क्रिटिकली एक्लेम्ड है।
At the same time, today it is a 2,740 crore property. That is what is the relationship between commerce and art. Art. Yeah, true. A successful art is not that it will be put into the wall and everybody will come and say, "बाबा कितने अच्छे बनाए," और वो भूखे मर जाए. पब्लो पिकासो का नाम सुने होंगे या वैन गॉग का नाम सुने होंगे आप लोगों ने. जी. वैन गॉग मर गए, भूखे मर गए. अपने गर्लफ्रेंड के बर्थडे में अपने कान काट के उसने गिफ्ट किया था, और आज उसकी आर्ट मिलियन डॉलर में बिक रहा है. So matter of fact is, जब तक ना the marriage between art and commerce will work, neither commerce will be in peace nor art will be in peace. So critically acclaimed film, which is a business successful in business, is the right piece of art. Yeah, this is my. This is so मेरी film, for example, मेरा जो आप लोगों ने पता नहीं देखे है कि नहीं, my first film was The Last Monk. I made it in 2007. Okay. That film was selected in Cannes Film Festival. At the same time, my producer spent 2.5 crore and earned almost like 60 crore. So I am happy that my producer trusted me, gave money to a first-time director, and he got the money back. True. So that is, I think it is a responsibility of an artist to understand the commerce. अगर आप लगे कि मुझे तो पैसे के बारे में सोचना नहीं है, मैं तो आर्ट करता हूँ, मुझे लगता है this is escapism. It has nothing to do with your art. Sir, it's been a very wisdomful conversation. Oh my God. Thank you so much for that. And one advice out of all this wisdomness, आप जो तुलास इंस्टीट्यूट के मास कॉम के बच्चों को देना चाहोगे? मुझे मालूम नहीं ये मुझे स्पेसिफिकली आप लोगों को कुछ देना है कि बोलना है कि नहीं. मुझे इतना मालूम है आप लोग छोटे छोटे शहर से आए हैं. सो आप लोगों के लिए जैसे मेरे लिए किसी ने कोई जगह नहीं छोड़ा था, करना पड़ा. बॉम्बे जैसे शहर में जाके जगह बनाना पड़ा, और अब मैं कोई जगह पे घुसूंगा तो सब खड़े होंगे. राइट. ये मैंने बनाया, किसी ने मुझे जगह दिया नहीं. इसको करने के पीछे जो मेरा स्ट्रगल था ना, मैं वो स्ट्रगल की 2-3 शब्द बता दूं. एक तो फॉर मी, आई स्लीप सिनेमा, आई ईट सिनेमा, आई सिट सिनेमा. मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे सिनेमा से शादी कर चुका था मैं. हाँ. एंड ये तो चलो मजाक में बोला, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज, अगर आपको आर्ट के लिए और आपके ऊपर भरोसा है, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारे कुछ भूल के यू हैव टू बी पार्ट ऑफ, यू हैव टू फील द वननेस बिटवीन दैट. इट कैनॉट बी योर पार्ट टाइम जॉब. चलो मैं ये कर नहीं पा रहा हूं तो ये भी कर लेता हूं. नहीं, ये नौकरी नहीं है. इट्स अ 24/7 ऑक्यूपेशंस. कलाम साहब ने बोला था ना कि सपना वो है जो आपको रात को सोने नहीं देता है. तो एग्जैक्टली वही सपना होना चाहिए कि रात को सोने नहीं देगा. जग के जो सपना देखेंगे ना, दैट इज द रियल ड्रीम. एंड इफ यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर ओन थॉट्स, ओन आइडियोलॉजीज, ओन आइडियाज. मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, बचपन में हमारे स्कूल की छत से पानी गिरता था तो स्कूल बंद हो जाते थे बरसात में. मैं ABCD बोलना सीखा क्लास 7 में जाके, जब मैं कलकत्ता पहुंचा. आज मेरे सामने आप किसी को बिठा दीजिए, मैं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकता हूं, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने सीखा. दिस आर माई प्राइड. मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं कॉलर अप कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अचीव किया. लेकिन ये मेरे ओरिजिनलिटी, आइडेंटिटी मुझे वो नहीं की है. मैं कान में जाऊं या न्यूयॉर्क फेस्टिवल में जाऊं, मैं हाथ से ही खाना खाता हूं, मैं चम्मच से खाना नहीं खाता. सो मैं मेरी औकात को भूला नहीं. आपकी ओरिजिनलिटी को ना भूल के, आपके ये उत्तराखंड की खुशबू को बरकरार रखते हुए, अगर आप उस लड़ाई के हिस्से बने जहां पे सिर्फ आपकी ऑनेस्टी रहेगी, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों. मेरी फिल्म 400 करोड़ कमाएगा मैं नहीं जानता था, बट ये जानता था कि मुझे ये मुझे चाहिए, और उसके लिए मैंने सब कुछ किया. 400 करोड़ मेरे लिए एक मेडल है, या नेशनल अवार्ड लेना मेरे लिए एक मेडल है, लेकिन उस मेडल के पीछे
मुझे आजकल मतलब मेरी फिल्म अगर लोगों को अच्छा लगे, मुझे सीरियसली स्वेयर कि मुझे प्रेज सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई क्रिटिसाइज करे कि तुम्हारी कैमरा का वो एंगल सही नहीं था, वो मुझे हर्ट करता है और मैं 10 बार सोचता रहता हूं अगले काम के टाइम पे कि मुझे वो करेक्शन करना है। सो परफेक्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो योर जर्नी ऑफ attaining perfection has to be decided from the core of your originality. And मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपकी ये जो रील्स और व्हाट्सएप और ये सब ना इतना डिस्टॉर्शन है, तो आपकी खुद की थिंकिंग की कैपेसिटी चले गए। आप सोचते नहीं है। सोचा आपको वो लोग बोलते हैं आप कैसे सोचेंगे। सो कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस एंड गिव योर 100%। पढ़ना बहुत, बचपन से हम लोग इतनी किताबें पढ़े, आज के तारीख में किताब पढ़ने की मौका कहाँ मिलता है लोगों की। ये आपकी रियलाइजेशन है। दैट्स इट। मैं क्या करता था मालूम है, उसके बाद मैं जेएनयू में पढ़ाता था। मैं स्टूडेंटों को ले आके ना हरिद्वार ऋषिकेश में जंगलों में बिठा देता था। सीरियसली, मतलब 3-3 फीट 4-4 फीट दूर में बिठा देते थे और सबको आंख बंद करके 20 मिनट बोलते थे सिर्फ आवाज सुनो। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आवाज वो लोग लिखते थे ना। दैट इज योर सेंसरी ऑर्गन्स। अनलेस योर सेंसरी ऑर्गन्स आर बीन अवेक्ड, you will not be able to do justice with yourself because those organs only made you. So this is a religious practice. मैं religious नहीं हूँ, मैं तो largely atheist हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक सेल्फ रियलाइजेशन का एक प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? Yes, sir. Thank you so Anything much. else? Okay. Thank you so much. It's been All the best. very, very insightful. Tulaz Institute, NAC A+ accredited, ranked among top 65th private colleges of India.